गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन पाहुजा लॉ एकेडमी। ये एक डेमो वीडियो है रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 का। इस डेमो वीडियो के अंतर्गत हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा रहेगा किन किन डॉक्यूमेंट का पंजीयन कराना अनिवार्य है, क्यों उन डॉक्यूमेंट का पंजीयन करवाना अनिवार्य है, अगर हम उन डॉक्यूमेंट का पंजीयन नहीं करवाते हैं तो हमें उनके किन परिणामों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपने जैसे कि देखा कि इस अधिनियम का ही नाम क्या है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, यानी कि बात होती है यहाँ पे पंजीयन की, रजिस्ट्रेशन की। किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो पहला सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि मैडम इस अधिनियम के अंतर्गत किन किन डॉक्यूमेंट का पंजीयन करवाना अनिवार्य है, तो इसका जवाब आपको मिलता है धारा नंबर 17 से। धारा नंबर 17 का 3 भागों में डिवाइड किया, 17 सबसेक्शन 1, 17 सबसेक्शन 2, 17 सबसेक्शन 3। धारा नंबर 17 की अंदर जो हमारी उपधारा 1 है उसके अंतर्गत ABCDE के अंतर्गत जो हमारे दस्तावेज आ रहे हैं उन सारे दस्तावेजों का पंजीयन करवाना अनिवार्य है। ठीक है। धारा नंबर 17 की उपधारा 2 के अंतर्गत जिन दस्तावेजों की हम बात करते हैं उनका पंजीयन 17 के 1 की तरह करवाना अनिवार्य नहीं है। धारा नंबर 17 की उपधारा 3 के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो अडॉप्शन डीड का पंजीयन करवाना अनिवार्य होता है, और धारा नंबर 18 की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंतर्गत जो दस्तावेज है उनका पंजीयन कराना ऑप्शनल होता है। चलिए, तो आपको एक बात तो यहाँ पे समझ में आ गई कि कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जहां पे हमें दस्तावेजों का पंजीयन करवाना अनिवार्य है। हम यहाँ पे अभी जो बात करेंगे धारा नंबर 17 की उपधारा 1 का जो बी है इसके लिए बात करेंगे कि इसके अंतर्गत आने वाले दस्तावेज कौन से हैं और उनका पंजीयन करवाना अनिवार्य क्यों है। नाउ एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। जो हमारा 17 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी है ये बात करता है जो स्थावर संपत्ति है, अचल संपत्ति है जिसकी कीमत हमारी 100 रुपए या उससे अधिक है, 100 रुपए या उससे अधिक के मूल्य की है, उसकी पंजीयन को करवाने की बात की जा रही है। और जब भी आप इस धारा को पढ़ रहे हैं तो साथ में इसी अधिनियम की धारा 49 को भी ध्यान में रखेंगे। एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। स्टूडेंट देखो, एक्स, एक एक्स है और एक कौन है? वाई है। ठीक है। वाई जो है वो एक किराए के मकान पे रहता है, किराए के घर में रहता है, और आपको पता है किराया हमारा एक खर्चा है। सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि हमारे पास अपनी खुद की एक क्या हो? छत हो। ठीक है। पर वो छत बड़ी ही महंगी होती है। छत कोई आपकी 1000, 500, 2000 में नहीं आती, वो बड़ी ही महंगी आती है, लाखों में, करोड़ों में आपकी छत आपको मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स जो था वो अपनी एक घर था उसका, एक्स अपना जो घर था वो घर बेच रहा था। एक्स कहाँ रहता था? जयपुर रहता था, और उसका जयपुर से जो ट्रांसफर था वो कहाँ हो गया? दिल्ली हो गया। तो गिवन सिचुएशन में उसने सोचा कि भाई ये जो मेरा जयपुर वाला घर है मैं इस घर को बेच देता हूं, और बेच करके जो मेरे पास आएगा पैसा मैं उससे अपना दिल्ली में घर खरीद लेता हूं, क्योंकि वहां पे भी अगर वो किराए पे लेता है तो किराया एक क्या खर्चा है। एक्स ने अपने घर बेचने का प्रस्ताव किसको दिया? वाई को दिया। यहाँ पे ये जो घर है ये हमारी कौन सी संपत्ति है? अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एक्स ने अपना घर बेचने का प्रस्ताव अपने एक मित्र को ही दिया, वाई को। इस घर की कीमत उसने रखी थी 2 करोड़ रुपए। ठीक है ना। नाउ वाई को यहाँ पे ये जब प्रस्ताव मिला तो वाई को एक्स का ये घर पसंद आ गया, और वाई ने इसके प्रस्ताव की क्या कर ली? स्वीकृति कर ली। जैसे इसने स्वीकृति करी तो यहाँ पे ये जो स्वीकृति ये लोग कर रहे हैं फोन पे कर रहे हैं, हम मान के चलते हैं। एक्स ने जो प्रस्ताव दिया वो फोन के माध्यम से दिया, और वाई ने भी इसकी स्वीकृति किससे करी? फोन से करी। लेकिन यहाँ पे ये जो अचल संपत्ति है इसका पंजीयन करवाना अनिवार्य है। जब तक हम इसका पंजीयन नहीं कराते हैं वाई के पास इस अचल संपत्ति का जो मालिकाना हक है इससे संबंधित कोई साक्ष्य नहीं होंगे। नाउ अब इसका पंजीयन कराने के लिए एक्स और वाई के बीच में इससे अचल संपत्ति के लिए क्या बनाए जाएंगे? डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होंगे। जो डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, ठीक है ना, जो डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं इन डॉक्यूमेंट्स को हमें 4 माह के अंतर्गत, ये बात हमें कौन सा बताता है? 4 माह के अंतर्गत
इसके लिए हम बात करते हैं भाग 4 की, धारा नंबर 23 में, जो हमें बताती है कि हमें 4 माह के अंतर्गत, जिस दिन वो हमारे दस्तावेज बन गए हैं उसके 4 माह के अंतर्गत हमें उसे पंजीयन कराने के लिए प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर हम पंजीयन नहीं कराते तो मैं वापस बता देती हूँ, वाई के पास उस संपत्ति का मालिकाना हक नहीं आ रहा है अभी। नाउ तो कितने समय में, तो हम यहाँ पे बात करते हैं जो ये डॉक्यूमेंट बन गए हैं, कौन से वाले की अगर हम बात करें 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, जो किससे संबंधित हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित हम लोग बात कर रहे हैं। कौन खरीद रहा है? जो वाई खरीद रहा है, जिसकी कीमत 100 रुपए या उससे अधिक है। ठीक है, अब इसके जो हमारे डॉक्यूमेंट बन गए हैं, ये जो डॉक्यूमेंट बने हैं, इन डॉक्यूमेंट को 4 माह के अंतर्गत धारा नंबर 23, कौन सी धारा? 23, धारा 23 बोलती है 4 माह का समय देती है, 4 मंथ का टाइम देती है। और अगर कोई हमारा डिले होता है तो धारा नंबर 25 हमारा 4 महीने की और बात करती है डिले के केस में। ठीक है, 4 माह के अंतर्गत ये जो दस्तावेज बने हैं अचल संपत्ति से संबंधित, इनका पंजीयन हो जाना चाहिए। और अगर किसी प्रकार का कोई डिले आता है तो धारा नंबर 25 4 माह का समय आपको और दे रही है। यहाँ पे एक बात याद रखना, धारा नंबर 25 में जब भी आप पढ़ते हो तो साथ में आपको धारा नंबर 70 भी आपको देखते हुए चलनी है। धारा नंबर 70 के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो धारा 25 के अंतर्गत कहा गया जब हमारा डिले होता है तो उस पर क्या लगता है? फाइन लग जाता है। क्या लग जाता है? फाइन। ठीक है, तो ये जो फाइन यहाँ पे लगाया जा रहा है, जो कि उचित रजिस्ट्रीकरण फीस की रकम से 10 गुना से अधिक ना हो, तो यहाँ पे ये जो फाइन लगाया जा रहा है, इसको धारा नंबर 70 के अंतर्गत जो इंस्पेक्टर जनरल है उसके पास पावर होता है, वो चाहे तो ये जो फाइन धारा 25 के अंतर्गत लगा है उसको पूर्ण रूप से खत्म कर सकता है या आंशिक रूप से खत्म कर सकता है। तो इसके लिए हमें कौन सी धारा साथ में देखते हुए चलनी है? इसके लिए हमें जो धारा देखनी है वो धारा नंबर 70 देखनी है। तो अभी हम वापस देखते हैं जो जुर्मानों का परिहार करने की महानिरीक्षक की शक्ति। तो महानिरीक्षक को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल के पास है धारा 25 के अंतर्गत जो आपका जुर्माना लगाया गया है उसको पूर्ण रूप से या तो वो परिहार कर सकता है या आंशिक रूप से परिहार कर सकता है। तो स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा, हम लोगों ने यहाँ पे बात करी धारा 25 को हम किसके साथ पढ़ रहे हैं? 70 के साथ पढ़ रहे थे। और क्यों पढ़ रहे थे ये क्लियर है। नाउ इतने समय के अंतर्गत हमें पंजीयन के लिए प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं कहाँ प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है, धारा 23 और धारा 25 ये तो किसके लिए बात कर रहे हैं? समय के लिए बात कर रहे हैं। किस चीज के समय हम यहाँ पे देख रहे हैं? अगर जो अचल संपत्ति कौन खरीद रहा है? वाई खरीद रहा है। अगर वो अपने 2 करोड़ रुपए दे रहा है तो वो चाहेगा कि उसके पास उसका मालिकाना हक आ जाए, तो इसके लिए उसका पंजीयन कराना अनिवार्य है ना। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपके जारी हो गए। डॉक्यूमेंट को धारा 23 के अकॉर्डिंग 4 माह के अंतर्गत प्रस्तुत करना है। और अगर डिले होता है तो धारा 25 जो हमें हाथ में धारा 70 के साथ पढ़नी है, 4 महीने का हमें समय मिलता है। और इसके अंतर्गत जो हमारे ऊपर फाइन लगाया जा रहा है धारा 25 में, जो कि आपका धारा 70 के अंतर्गत महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल के पास पावर है, वो उसका पूर्ण रूप से परिहार या आंशिक रूप से परिहार कर सकता है। अब आता है ये जो दस्तावेज है ये हम किस स्थान पर, किस प्लेस पर प्रस्तुत करें पंजीयन के लिए। तो हम यहाँ बात करते हैं धारा नंबर 28 की। धारा नंबर 28 का जब हम अध्ययन करते हैं तो धारा नंबर 28 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि भाई हमें इसको उस प्लेस पे प्रस्तुत करना होगा जहां पर वो प्रॉपर्टी हमारी, जिस उप जिले में, जिस सब डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी हमारी स्थित है। इसके लिए हम कौन सी धारा देखते हुए आ रहे हैं? धारा नंबर 28। तो धारा नंबर 28 के अंतर्गत क्या लिखा है? चलिए पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा है। इस भाग में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर धारा 17 की उपधारा 1 के खंड का खा, और हमारे एग्जाम्पल में हमने किसको लिया हुआ है? खंड खा को लिया हुआ है। ठीक है ना। हर दस्तावेज वहां तक जहां तक कि ऐसी दस्तावेज स्थावर संपत्ति पर प्रभाव डालती है। स्थावर संपत्ति हमारी कौन सी हुई? अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है ना उसको हम उप रजिस्ट्रार के, यहाँ पे आपको एक प्रीलिम्स के लिए आंसर मिला। उप रजिस्ट्रार माने क्या हुआ? सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थित की जाएगी। किस चीज के लिए?
पंजीयन कराने के लिए उपस्थित की जाएगी, जिसके उप जिले में, उप जिला माने सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर वह प्रॉपर्टी आती है, जिसके सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो प्रॉपर्टी आती है, या उसका कोई भाग ऐसी स्थित हो जिसमें ऐसी दस्तावेज संपत्ति संबंधित हो। देखो धारा 28 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो धारा 28 के अंतर्गत कहा है, अगर आपने एग्जाम्पल पे गौर किया हो तो एग्जाम्पल में जो संपत्ति है वो कहाँ पर है, जयपुर में है। तो जयपुर में हमारा जो ये संपत्ति है एक्स की, ये अगर सब डिस्ट्रिक्ट 1 में उपजिला 1 के अंतर्गत आती है, तो उपजिला 1 के उप रजिस्ट्रार के पास, जिसे हम लोग सब रजिस्ट्रार कह के बोल रहे हैं, उसके पास पंजीयन के लिए हम इसके दस्तावेज लेकर जाएंगे। अगर यही जो प्रॉपर्टी है एक्स का, ये जो घर है, 2 सब डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, सब डिस्ट्रिक्ट 1 और सब डिस्ट्रिक्ट 2, तो बेटे ये आपके बायर के ऊपर है, वाई के ऊपर है, वो दोनों में से दस्तावेज किसी भी सब डिस्ट्रिक्ट 1 या सब डिस्ट्रिक्ट 2 के सब रजिस्ट्रार के समकक्ष प्रस्तुत कर सकता है रजिस्ट्रीकरण के लिए। ठीक है ना, यह बात धारा 28 के अंतर्गत लिखी हुई है। तो धारा 28 का अध्ययन करते हुए हमें किन किन सवालों का उत्तर मिलता है प्रीलिम्स के लिए। पहला सवाल, अगर आप अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं धारा 17 की उपधारा 1 के खंड खा के सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी के लिए, जिसको हम रीड करेंगे सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ ही, अगर उससे संबंधित दस्तावेज हैं तो आप कहां पर प्रस्तुत करेंगे, किस स्थान पे, धारा 28 बताती है उस स्थान के सब रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करेंगे जहां पे वो प्रॉपर्टी हमारी सिचुएटेड है। तो हमारी जयपुर में जो ये प्रॉपर्टी है, अगर ये सब डिस्ट्रिक्ट 1 के अंतर्गत आ रही है तो उसके सब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, और अगर सेम प्रॉपर्टी एक से ज्यादा 2 सब रजिस्ट्रार के पास, सॉरी एक से ज्यादा 2 सब डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, तो किसी भी सब रजिस्ट्रार के पास हम प्रस्तुत कर सकते हैं पंजीयन कराने के लिए। ठीक है ना। नाउ अगर मान के चलते हैं ऐसी सिचुएशन में अगर हम सब डिस्ट्रिक्ट 1 के सब रजिस्ट्रार के पास प्रॉपर्टी पंजीयन कराने के लिए प्रस्तुत करते हैं और वो प्रॉपर्टी पंजीयन होती है, तो सब डिस्ट्रिक्ट 1 के सब रजिस्ट्रार की ड्यूटी बनती है कि वो सब डिस्ट्रिक्ट 2 के सब रजिस्ट्रार को इसकी सूचना दे दे, और इसका अध्ययन हमें करने को मिलता है धारा नंबर 64 के अंतर्गत। चलिए जरा पढ़ के देख लेते हैं, हमारी धारा नंबर 64 हमें क्या कहती है। धारा नंबर 64 हमें कहती है, जहां की दस्तावेज कई उपजिलों में, हमने जयपुर वाली उस प्रॉपर्टी को एक से ज्यादा उपजिलों के अंतर्गत सिचुएटेड बताया था, तो जहां की दस्तावेज कई उपजिलों में की भूमि से संबंधित है, वहां पे क्या प्रक्रिया है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने क्या लिखा था, ये घर था, ये सब रजिस्ट्रार हमारा हो गया सब डिस्ट्रिक्ट 1 का, ठीक है ना, और एक और हो गया, ये हमारा सब डिस्ट्रिक्ट 1 है और ये हमारा सब डिस्ट्रिक्ट 2 है। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी के जो कागजात थे पंजीयन के लिए वो सब डिस्ट्रिक्ट 1 के सब रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किए, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सब डिस्ट्रिक्ट 2 में भी आ रही थी। तो ऐसे सिचुएशन में हर उप रजिस्ट्रार ऐसे स्थावर संपत्ति से जो पूर्णतया उसके उपजिले में स्थित नहीं है, ठीक है, तो ये जो सब रजिस्ट्रार है इसका नाम जो एक्स है, जो इसके पूरे उपजिले में स्थित नहीं है, संबंधित निर्वसीयती दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण हो जाने पर उसका और उसके प्रस्थांकन के प्रमाण पत्र अगर कोई है तो क्या तैयार करेगा, ज्ञापन। तो ज्ञापन कौन तैयार कर रहा है, ये एक्स तैयार कर रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर यानी कि ये जो ज्ञापन एक्स तैयार कर रहा है, ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 2 है उसका जो उप रजिस्ट्रार है उसको इसके बारे में सूचना देगा। तो ज्ञापन तैयार करेगा जिस रजिस्ट्रार के यहाँ वह स्वयं अधीनस्थ है, उसके अधीनस्थ हर अन्य उस उप रजिस्ट्रार को भेजेगा जिसके उप जिले में, हर उस उप रजिस्ट्रार को भेजेगा जिसके उप जिले में ऐसी संपत्ति का कोई भाग स्थित हो, और ऐसा उप रजिस्ट्रार अपनी पुस्तक संख्या 1 में उसका ज्ञापन का फाइल करेगा। मैं धारा 64 को आपका एग्जैक्ट डायग्राम बना करके वापस से बता रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, ये जो घर है, ठीक है, ये हाउस जो है ये कहां पर है, जयपुर में। ठीक है, ये एक ऐसा हाउस है जो सब डिस्ट्रिक्ट, मैंने यहां पे 1 बना लिया और एक सब डिस्ट्रिक्ट हमने 2 बना लिया। ये जो घर है यहां पे भी इसकी सीमा लग रही है और यहां पे भी इसकी सीमा लग रही है। ठीक है, तो यहां पे जो वाई था वो इसके पास जाता है, इसके सब रजिस्ट्रार के
पास। ठीक है, इसके सब रजिस्ट्रार के पास गया, सारी अगर कानूनी कार्यवाही कंप्लीट है, लीगल कंप्लायंसेस फुलफिल है, तो जब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रीकरण हो जाएगा तो इस सब रजिस्ट्रार की ये जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, जिसके लिए हम धारा 64 पर रहे, ये किसको बताएगा? सब डिस्ट्रिक्ट 2 के सब रजिस्ट्रार को बताएगा। ठीक है, और बुक नंबर 1 में उसकी एंट्री कर ली जाती है। देखो यहाँ पे बुक नंबर 1 की बात करें तो 5 किताबें होती है, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5। इसके लिए धारा नंबर 51 है। ठीक है ना, जब हमारी जो अचल संपत्ति उसका पंजीयन हो जाता है तो रिकॉर्ड के लिए उसको बुक नंबर 1 में मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अभी जब हम अपना टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे तो हमें ये क्लियर हो गया है कि धारा 28 हमें समझ में आ गई, हम किस स्थान पर वो दस्तावेज पंजीयन के लिए उपस्थित कराएंगे, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है ना। अब हम यहाँ पे क्या होगा, जब ये जो डॉक्यूमेंट है, तो वापस से चलते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा? धारा 17 की उपधारा बी को देखा, हमने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो तैयार किए, साथ में हमने धारा 23 और धारा नंबर 25 का समय देखा, 25 के साथ हमने धारा नंबर 70 भी समझ ली। ये जो धारा ये हमें समय बताती है, समय के साथ साथ हमने स्थान के बारे में समझा। ठीक है, स्थान के अंतर्गत हम लोगों ने धारा नंबर 28 का अध्ययन किया, 28 के साथ साथ हमने 64 का अध्ययन किया। एक बात और याद रखना स्टूडेंट, हम यहाँ पे 65 का भी अध्ययन कर सकते हैं। 64 और 65 में एक अंतर यह है कि 64 के अंतर्गत एक ही प्रॉपर्टी जब एक से ज्यादा उपजिलों में सिचुएटेड होती है उसकी बात की जा रही है, और 65 के अंतर्गत जब एक ही प्रॉपर्टी का एक भाग एक जिले में और अन्य भाग किसी अन्य जिले में आता है तो उसकी बात की जा रही है धारा नंबर 65 में। तो अंतर का पहला ग्राउंड, धारा 64 में सब डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है और धारा 65 में डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। किस चीज को लेके? जब एक ही प्रॉपर्टी का एक भाग एक सब डिस्ट्रिक्ट में ना आकर अन्य भागों में भी आ रहा है, या एक ही प्रॉपर्टी का एक भाग एक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पूर्ण रूप से ना आकर अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी आ रहा है। तो धारा नंबर 28 के साथ 64 और 65 भी आपको देखते हुए चलना है। नाउ तो समय हो गया हमारा, स्थान हो गया। अगली बात पे हम लोग आते हैं। अगली बात पे जब हम लोग आते हैं तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे? धारा नंबर 52 का इस्तेमाल कर रहे हैं। धारा नंबर 52 कहती है भाई वो जो डॉक्यूमेंट है, हम धारा नंबर 28 के स्थान पे जब हम पहुंच गए उसके ऑफिस में, साथ में हमें एक और बात भी यहाँ पे याद में रखनी होगी, धारा नंबर 31 भी हमें साथ में देखते हुए चलनी पड़ती है। धारा नंबर 31 की अगर हम लोग बात करें तो धारा नंबर 31 हमें बताता है कि भाई जो आप दस्तावेज लेके जा रहे हैं तो वो कहाँ लेके जाएंगे? उप रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंतर्गत बात की जा रही है। तो धारा नंबर हम लोग वापस चलते हैं, कौन सी वाली? 31 का अगर अध्ययन करते हैं बेरेक्स से तो वो कुछ इस प्रकार से हमारा रहेगा। मामूली दशाओं में इस अधिनियम के अधीन दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण उस ऑफिसर के कार्यालय में ही किया जाएगा जो उस रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिग्रहित करने के लिए प्राधिकृत है। तो कार्यालय में जाना पड़ेगा। तो किसके कार्यालय में जाना पड़ेगा? धारा 28 बताती है जहां पे वो हमारी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के उप रजिस्ट्रार के, धारा 31 बता रही है, कार्यालय में जाना पड़ेगा। अगर वही प्रॉपर्टी एक से ज्यादा सब डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, उप जिलों में आ रही है, तो धारा 64 की बात ध्यान में रखना साथ में। अगर वही प्रॉपर्टी एक से ज्यादा अन्य डिस्ट्रिक्ट में आ रही है तो हमें धारा 65 भी साथ में ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो अब हम बात करते हैं धारा नंबर 52 में। धारा नंबर 52 की अगर हम बात करते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट हमारे बने थे इसका इस समय में इस स्थान पर कहाँ पे? उस कार्यालय में सब रजिस्ट्रार के में जा करके हम उसको प्रस्तुत करेंगे। तो धारा 52 हमारी बात करती है किस चीज के लिए? उन डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत कराने के लिए, प्रेजेंट कराने के लिए बात करती है। ठीक है, तो कौन सी धारा का भी हम अध्ययन करके जरा सा देख लेते हैं। धारा नंबर 52 हमारी बात करती है दस्तावेज के उपस्थित किए जाने पर रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर के कर्तव्य। तो भाई यहाँ पे कर्तव्यों की बात की जा रही है। जब वो डॉक्यूमेंट आ गए हैं तो अब रजिस्ट्रीकर्ता कर्तव्य के लिए हमारे धारा नंबर 52 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ऐसे दस्तावेज पंजीयन कराने के लिए जमा हो जाएंगे। भाई एक बात बताओ, दस्तावेज क्या जाते ही पंजीकृत हो जाते हैं? नहीं ना। ठीक है, उनपे इंक्वायरी भी होगी कि नहीं होगी? धारा 34 की। ठीक है, तो अब ऐसे दस्तावेज जो हमारे पंजीयन के लिए प्रस्तुत किए गए हैं उप रजिस्ट्रार के कार्यालय के अंतर्गत, उसको जमा करके रजिस्ट्री करता ऑफिसर, ठीक है, उसको एक क्या जारी कर देगा? रसीद जारी कर देगा। क्या जारी कर दिया जाएगा?
रसीद जारी कर दी जाएगी। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं 52 के बाद, धारा नंबर 52 के बाद धारा नंबर 34 के अंतर्गत हम उसकी क्या करवाएंगे, इंक्वायरी कराएंगे। 34 के साथ साथ आप 35 का भी अध्ययन करते हुए चलना। क्लियर हो गई बात। धारा नंबर 34 का अध्ययन किया जाएगा, उन दस्तावेजों के बारे में सभी प्रकार की इंक्वायरी कर ली जाएगी। अगर यहाँ पे उप रजिस्ट्रार संतुष्ट होता है, क्या वर्ड लिखा मैंने, सब रजिस्ट्रार अगर संतुष्ट हो जाता है, ठीक है, उप रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड होता है तो वो उसका पंजीयन कर देता है। 58, 59, 60, 60 के साथ आप 61 भी पढ़ लेना, ठीक है। अगर सब रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है तो उनका पंजीयन कर दिया जाता है। और बुक नंबर 1 में, बुक नंबर 1 की बात हम कहाँ पे करते हैं, बुक नंबर 1 की बात करते हैं हम धारा नंबर 51 में, ठीक है। उसकी एंट्री कर दी जाती है रिकॉर्ड के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ तो यहाँ पे हम वापस से देख लेते हैं, एक बार फिर से चलते हैं। 17(1)(b) में हम लोगों ने बात करी थी अचल संपत्ति के पंजीयन के बारे में, जिसका मूल्य 100 रुपए या उससे अधिक है, जो कि हमारा कैडल क्रिएट करता है, ठीक है ना। एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, एक हमारे कैडल क्रिएट करता है। सी माने क्रिएट, ए माने असाइन, डी माने डिक्लेयर, एल माने लिमिट, ई माने एक्सटिंग्विश की बात करते हैं। वापस से एक बार देख लो ताकि हम जो टॉपिक इतना पढ़ा है एक बार उसका अच्छे से रिवीजन कर ले, ताकि हमें आगे वाली बातें समझ में आ जाएं। तो क्या लिखा है देखो, मैंने अभी किसके बारे में बात करी थी, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की बात करी थी। मैंने इन लाइनों के लिए यहाँ पे बात करी, यानी कि क्रिएट करता है, सीमा क्रिएट, ठीक है, डिक्लेयर करता है घोषित, समनुदेशित माने असाइन, परिसीमित माने लिमिट, निर्वापित माने एक्सटिंग्विश करता है। यानी कि अब वो जो संपत्ति है जब वो पंजीयन हो गया है तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो 17 सेक्शन 17(1) है और बी है, वो लीगल रिलेशन चेंज कर देती है, ठीक है। बच्चे पूछते हैं कहाँ पे लीगल रिलेशन चेंज हो रहा है, तो 17 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के अंतर्गत हमारा लीगल रिलेशन चेंज हो रहा है। अब जब वो प्रॉपर्टी का पंजीयन हो गया तो अब उसका मालिकाना हक एक्स का ना रह करके किसका हो गया, वाई का हो गया है। एक्स का उस संपत्ति पे किसी प्रकार का कोई भी मालिकाना हक नहीं, लीगल रिलेशन चेंज हो गया है। यानी कि किसका राइट क्रिएट हुआ, अगर हम यहाँ पे बात करें श्रेष्ठ का, किसका क्रिएट हुआ, वाई का। क्लियर। घोषित माने डिक्लेयर किया जा रहा है कि अब ये संपत्ति एक्स की नहीं रही, किसकी हो गई, वाई की। समनुदेशित यानी कि जो राइट एक्स के थे उस संपत्ति को लेके वो वाई के हो गए। परिसीमित, किस पर लिमिट लगाई गई, एक्स को, कि अब वो उसका घर नहीं। निर्वापित माने एक्सटिंग्विश, किसको रोक दिया गया, एक्स को। क्लियर हो गई बात। नाउ तो यहाँ पे आपने ये चीज देखी। तो 17 नंबर 17 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, ठीक है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो धारा 23 ये बता रहा है कितने समय में होगा, डिले के केस में क्या रहेगा, किस स्थान पे हम जाएंगे, कहाँ जमा होंगे दस्तावेज, फिर उसके बाद क्या होगा। और अगर सब रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है तो 58, 59, 60, 61 एंड बुक नंबर 1 में उसकी एंट्री कर ली जाएगी। तो चलिए एक बार हम यहाँ से फिर से फ्रेश चार्ट बनाते हुए चलते हैं। 17 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, ये हमारा समय आ गया। 23 के साथ साथ हमने 25, 25 के साथ 70 भी पढ़ा, ठीक है। समय के साथ साथ हमारा स्थान भी आ गया। स्थान के लिए हमने धारा 28, धारा 31, धारा 64, धारा 65 इसके बारे में हम लोगों ने समझा। स्थान के साथ साथ फिर हम उसको कहाँ प्रस्तुत करा रहे हैं, ठीक है, उप रजिस्ट्रार के पास जब प्रस्तुत करा रहे हैं। धारा नंबर 52 में यहाँ पे हमने रसीद के बारे में भी बात कर ली, रसीद जारी कर दी जाएगी। फिर उसके बाद 52 के बाद हम लोगों ने क्या कहा, 34 धारा के अंतर्गत हम इंक्वायरी करेंगे। 34 के साथ साथ 35 भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर मैंने आपको यहाँ पे लिखा कि अगर हमारा जो उप रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार है, एक बात आप लोग और याद रखना, अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या हम मैडम रजिस्ट्रार के पास भी जा सकते हैं, आंसर इज यस। ये बात आपकी धारा नंबर 30 के अंतर्गत लिखी हुई है। कौन सी धारा के अंतर्गत लिखी हुई है, 30 के अंतर्गत लिखी हुई है। चलिए एक बार हम जरा सा 30 का भी अध्ययन करा देते हैं आगे बढ़ने से पहले। धारा नंबर 30 के अंतर्गत लिखा है, कोई भी रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ किसी भी उप रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत की जा सकने वाली किसी भी दस्तावेज, यहाँ पे बात हो रही है, किसी भी दस्तावेज को सविवेक में प्राप्त कर रजिस्ट्रीकृत भी कर सकेगा।
तो धारा 30 का भी मैंने अध्ययन पहले करा दिया, क्योंकि आपके मन में अगर कोई इस तरीके का सवाल आ रहा है तो उस सवाल का हम लोगों ने पहले यहीं पे भी उत्तर दे दिया आगे बढ़ने से पहले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर सब रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है कि भाई सारी चीजें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो धारा नंबर 58, 59, 60 को साथ में 61 के साथ तो हमारे दस्तावेज पंजीयन हो गए। और इसके अंतर्गत बुक नंबर 1 में हम उसकी एंट्री कर लेंगे। बुक नंबर 1 के बारे में धारा नंबर 51 में बताया गया है। क्लियर। अगर किसी के ओरिजिनल दस्तावेज खो जाते हैं, अगर किसी के ओरिजिनल दस्तावेज खो जाते हैं तो इस बुक नंबर 1 से हम नकल प्राप्त कर सकते हैं। ये बात हमारी धारा नंबर 57 के अंतर्गत बताइए। 57 के 1 को जब आप पढ़ रहे हो तो 57 के 5 के साथ आप लोग पढ़ लेना। इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ यानी कि 57 के 1 के अंतर्गत हम उसकी नकल प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जब हम नकल प्राप्त कर रहे हैं तो 57 का 5 हमें कहता है कि जो नकल प्राप्त करने गए हैं तो वो हमारा उसके ऊपर साइन और सील होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे एक सेकेंडरी एविडेंस के लिए उपयोग की जा सकती है। ठीक है, कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं? 57 के 5 की। इस धारा के अधीन दी गई सब प्रतियां माने हम कॉपी प्राप्त कर रहे हैं, रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित, पहला आंसर, और मुद्रांकित की जाएगी और मूल दस्तावेजों की अंतर वस्तुओं को साबित करने के प्रयोजनों के लिए वो कैसी होगी? ग्राह्य होगी। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैंने अभी आपको बताया था जो बुक नंबर 1 की एंट्री, जो बुक नंबर 1 में हम नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है उसकी एंट्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 57(1) सेक्शन की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत क्या कहा गया? संदेह फीसों का पूर्व यानी कि फीस देने के बाद जितनी है पुस्तक संख्या 1, पुस्तक संख्या 1 हमारी कौन सी हुई? बुक नंबर 1। बुक नंबर 1 के साथ हम लोग इंडेक्स भी बनाते हैं, इंडेक्स नंबर 1। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। तो पुस्तक संख्या 1 को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं उसकी प्रतियां। क्लियर है ना? और उसकी जो प्रतियां प्राप्त कर सकता है तो उसका हम लोग यहाँ पे 57 के 5 के अंतर्गत यानी इस धारा का मतलब यहाँ पे 57 धारा के अधीन दी गई जितनी भी प्रतियां हैं रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा क्या की जाएंगी? हस्ताक्षरित और मुद्रांकित की जाएंगी और फिर वो मूल दस्तावेजों की अंतर वस्तुओं को, मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल दस्तावेजों की अंतर वस्तुओं को साबित करने के प्रयोजनों के लिए ग्राह्य होगी। क्लियर हो गई बात? तो वापस आते हैं तो 57(1) और 57(5) का क्या यूज है? बुक नंबर 1 जो सेक्शन 51 में बात करते हैं उसका क्या यूज है? आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर स्टूडेंट आप सवाल रखते हैं मैडम, अगर सब रजिस्ट्रार जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसे लगता है अगर कोई लीगल कंप्लायंसेस फुलफिल नहीं है, जैसे कि लीगल कंप्लायंसेस फुलफिल नहीं है धारा नंबर 19 की, धारा नंबर 20 की, जो दस्तावेज है उस जिले की भाषा के अनुकूल नहीं है, ठीक है, या उस समय की कोई लीगल कार्रवाई उस पर कंप्लीट नहीं है, तो सब रजिस्ट्रार जो है सेटिस्फाइड ना होने पे धारा नंबर 71 के अंतर्गत दस्तावेजों को पंजीयन करने से मना कर सकता है जब तक वो लीगल कार्रवाई जो कंप्लायंसेस थी वो पूरी ना हो जाए। अगर 71 के अंतर्गत मना किया गया तो मना करने पे बुक नंबर 2 के अंतर्गत हमें उसकी एंट्री करनी होगी कि हमने क्यों मना किया है। 71 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। ठीक है, अपील जो की जाएगी धारा नंबर 72 के अंतर्गत की जाएगी और किसके पास करेंगे? रजिस्ट्रार के पास करेंगे। ठीक है, सब रजिस्ट्रार से ऊपर कौन? रजिस्ट्रार, और उससे ऊपर कौन? इंस्पेक्टर जनरल, और इसके ऊपर कौन यहाँ पे देख रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। ये बात ध्यान में रखना। नाउ अगर यहाँ पे रजिस्ट्रार के डिस्क्रिशन पे रजिस्ट्रार अगर संतुष्ट हो जाता है तो वो ऑर्डर दे देता है कि भाई आप दस्तावेजों का पंजीयन करो। अगर वो ऑर्डर दे देता है तो हमारा वापस से 58, 59, 60, 61 और वही बुक नंबर 1 की प्रक्रिया दोहरा दी जाएगी। और अगर उसने ऑर्डर देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, नो ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं दिया है, तो धारा नंबर 77 के अंतर्गत हमारे पास कोर्ट जाने का विकल्प रहेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नाउ अच्छा, एक और सवाल यहीं पे बन जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो सब रजिस्ट्रार जो हैं वो डॉक्यूमेंट का तो पंजीयन करना चाह रहे हैं, परंतु
हुआ क्या, पार्टीज ने ही मना कर दिया। सब रजिस्ट्रार को आपत्ति नहीं है, सब रजिस्ट्रार जो है वो डॉक्यूमेंट का क्या करना चाह रहा है स्टूडेंट, पंजीयन करना चाह रहा है, पर पार्टीज ने ही डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराने से मना कर दिया 73 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। 73 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जब मना कर दिया है तो यहाँ पे 73 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत हम एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये एप्लीकेशन जो दी जा रही है ये किसको दी जाएगी, ये भी रजिस्ट्रार को ही दी जाएगी। रजिस्ट्रार साहब एक बात और याद रखना, इंक्वायरी भी कराते हैं धारा नंबर 74 के अंतर्गत। इस चीज को देखा जाता है क्या जो डॉक्यूमेंट हैं वो जारी किए गए हैं, ठीक है, क्या उस समय की जो कानून की रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हुई है, ठीक है। अगर सब चीजें उन्हें सही लगती हैं तो धारा 75 के अंतर्गत अगर सही लगती हैं तो यहाँ पे धारा 75 के अंतर्गत वो ऑर्डर दे सकते हैं, और ऑर्डर देने पे फिर से वही 58, 59, 60 और 61 की बातों को दोहरा दिया जाएगा, और फिर से वही हमारी बुक नंबर 1 वाली, यानी कि यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी अगर हमारे दस्तावेज पंजीयन हुए, ये वाली जो हम बात कर रहे हैं। एक बात और याद रखना, अगर मान लो 73 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत अगर जब पार्टीज ने इनकार किया है, ठीक है ना, तो 73 सबसेक्शन 2 में जो पीड़ित है वो एप्लीकेशन दे सकता है। एप्लीकेशन देने पे अगर रजिस्ट्रार को संतुष्टि नहीं होती है इंक्वायरी के अंतर्गत, एक बात याद रखना, यहाँ पे धारा 34 की इंक्वायरी रजिस्ट्रेशन से पहले होती है, और धारा 74 की इंक्वायरी की अगर हम लोग बात करें तो वो पंजीयन के इनकार के बाद होती है। पंजीयन का इनकार सब रजिस्ट्रार भी कर सकता है इस ग्राउंड के ऊपर की लीगल कंप्लायंसेस पूरी नहीं है, उन्हें कंप्लीट कर लिया जाए, या पार्टीज भी मना कर सकती हैं। गिवन सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं तो अगर मान लो 73 सबसेक्शन 1 में जब पार्टी ने मना किया है तो एप्लीकेशन जाती है 73 सबसेक्शन 2 में, और रजिस्ट्रार इंक्वायरी में संतुष्ट नहीं है, उसने मना कर दिया, तो यहाँ पे भी अब हमारे पास जो विकल्प रहेगा वो धारा 77 का रहेगा, कोर्ट का रहेगा, ठीक है। अगर हम धारा 77 में पहुंच जाते हैं तो कोर्ट अगर डिक्री जारी करती है क्लेमेंट के फेवर में तो ऐसी सिचुएशन में उस डिक्री का भी पंजीयन कराया जाएगा, वैसे ही जैसे कि हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का करा रहे थे 58, 59, 60 और फिर 60 को 61 के साथ पढ़ना है, वही बुक नंबर 1, वही प्रक्रिया फिर से चल जाएगी। आप लोगों ने यहाँ पे अभी जो बात करी, मैंने आपको क्या कहा था, हम पढ़ रहे हैं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत अगर हमें समझना है तो हमें यह समझना है कि किन किन डॉक्यूमेंट का, किन किन दस्तावेजों का पंजीयन कराना अनिवार्य है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको ये समझ में आ गया, धारा 17 और धारा 18 आपको बताती हैं कि कहाँ कहाँ पे किन किन दस्तावेजों का पंजीयन कराना अनिवार्य है। तो मैंने अभी आपको 17 के सबसेक्शन 1 की बात करी जिसमें खंड A, B, C, D, E दिए हुए, जिसमें से मैंने खंड B के बारे में बात करी। अगर वहीं पे हम बात करें 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के लिए, जो बात करती है अगर अचल संपत्ति कोई दान में दी जा रही है तो क्या अचल संपत्ति जो गिफ्ट की जा रही है क्या उसका पंजीयन करवाना भी अनिवार्य है? उत्तर है यस। आई बात समझ में? जो व्यक्ति दान देता है वो कहलाता है डोनर, जो व्यक्ति गिफ्ट लेता है वो कहलाता है डोनी, ठीक है। अचल संपत्ति अगर कोई दान में दी जा रही है तो वो डोनी के द्वारा डोनर के लाइफ टाइम में एक्सेप्ट करना जरूरी होता है, पर उसका जो पंजीयन है क्या डोनर के मरने के बाद भी कराया जा सकता है? उत्तर है हाँ। इतनी बात आप समझ गए? तो ध्यान में रखना, यहाँ पे अगर आप कोई गिफ्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है तो उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी का पंजीयन कराना भी अनिवार्य होता है। 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारे पास गिफ्ट होके आ रही है। 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंतर्गत हमारे यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट की बात नहीं कर रही है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम जो खरीदने और बेचने वाली बात करते हैं अचल संपत्ति, उससे संबंधित हम लोगों ने यहाँ पे बात करी और एक संक्षिप्त में उसकी प्रक्रिया को कुछ धाराओं को बताते हुए समझाया गया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, हम अपनी क्लास को आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। क्लास स्टॉप करते समय एक बात मैं फिर से बोल दे रही हूँ, आपको इस चार्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो चार्ट बनाया गया है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।